1930 के दशक के अंत में ट्रांसओशियनिक यात्रा के लिए एयरलाइनर में सवार होना आज के अनुभव से बहुत अलग था। यात्रियों को सुरक्षा लाइनों या बिना खिड़की वाले जेट ब्रिज से नहीं गुजरना पड़ता था, जो अक्सर अजीब HSPC विज्ञापन जैसे लगते हैं। शायद सिर्फ लंदन, मुझे नहीं पता। इसके बजाय वे एक बंदरगाह पर लकड़ी के डाक से होकर चलते थे। पियर छोड़ने से पहले ही स्टूवर्ड उनकी कोट ले लेता था और वे ठोस जमीन से उतरकर चमचमाते तैरते फ्यूजलाज पर चढ़ते थे। एक बार अंदर जाने के बाद माहौल को अधिकतम क्षमता के हिसाब से नहीं बनाया गया था, जैसे कि जितने लोग हो सकें उन्हें छोटी छोटी इकोनॉमी सीटों में ठूंस दिया जाए। इसे अधिकतम आराम के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इन मशीनों में 14 सीटों वाला डाइनिंग रूम था, जिसमें लिनन टेबल क्लॉथ, क्रिस्टल गिलास और वेटर मल्टी कोर्स भोजन देते थे। गैले में अटलांटिक पार यात्रा के लिए 300 पाउंड ताजा खाना रखा जाता था। अलग अलग ड्रेसिंग रूम, सामाजिक मेलजोल के लिए लाउंज थे और रात में क्रू बंक को नीचे कर देता था, जिससे कैबिन को आसमान में चलने वाली स्लीपर ट्रेन में बदल दिया जाता था। यह था बोइंग 314 क्लिपर, इतना सक्षम और आकर्षक फ्लाइंग बोट कि यह तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को ले जाने वाला पहला विमान बना, जिसने 1943 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को कासाब्लांका सम्मेलन पहुंचाया। यह इतिहास के उस छोटे से पल का प्रतीक था जब हवाई यात्रा शायद आज के मुकाबले कहीं अधिक आरामदायक थी। हालांकि उस आराम के साथ एक बहुत ही भारी कीमत भी जुड़ी हुई थी। 1939 में पैन एम क्लिपर पर एक रिटर्न टिकट की कीमत $675 थी, जो सुनने में तो बहुत वाजिब लगती है, लेकिन अगर तुलना करें तो उस समय अमेरिका में एक साधारण स्वतंत्र मकान भी लगभग इतनी ही कीमत में मिल जाता था। ये मशीनें विमानन की चरम सीमा थीं। तैरते होटल जो उस दौर में महाद्वीपों को जोड़ते थे, जब ज्यादातर रनवे घास के मैदान थे। ये वैश्विक यात्रा का समाधान लगे, क्योंकि ये जहां पानी हो वहां उतर सकते थे, और पानी तो बहुत है ना? तो इनके साथ क्या हुआ? ये सवाल मुश्किल है। अगर दुनिया में अधिकतर पानी है तो उड़ने वाली नावें सबसे अच्छा परिवहन तरीका होती। तो क्या जेट इंजन ने इन्हें खत्म कर दिया? क्या ये असुरक्षित थीं? क्या ये बस बहुत महंगी हो गई थीं? या यहाँ कोई और जटिल वजह है? आगे बढ़ने से पहले हमें अपनी शब्दावली स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि सीप्लेन शब्द कई अहम इंजीनियरिंग भेदों को छुपा देता है। सामान्य तौर पर पानी पर विमान उतारने के 2 तरीके हैं, और इनसे 2 बिल्कुल अलग तरह की मशीनें बनती हैं: फ्लोट प्लेन और फ्लाइंग बोट। फ्लोट प्लेन सामान्य विमान है, जैसे सेसना या डी हैविलैंड बीवर, जिसमें पहियों की जगह बड़ी धातु की पोंटूनें लगी होती हैं। फ्यूजलाज लहरों के ऊपर ऊंचा और सूखा रहता है। फ्लाइंग बोट अलग होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, फ्लाइंग बोट में फ्यूजलाज ही नाव होता है। ये पानी में अपने मजबूत पेट पर सीधे उतरता है। आज के वीडियो में हम कुछ फ्लोट प्लेन देखेंगे, पर मुख्य रूप से बड़े हुल वाली उड़ने वाली नावों पर चर्चा करेंगे। अगर आप फ्लाइंग बोट के हुल को गौर से देखें तो पाएंगे कि यह किसी आधुनिक बोइंग या एयरबस की तरह सिर्फ एक चिकनी ट्यूब नहीं, बल्कि हाई परफॉर्मेंस स्पीड बोट के नीचे जैसा है। सबसे अहम फीचर को स्टेप कहा जाता है। अगर आप हुल की प्रोफाइल को देखें तो उसमें एक साफ साफ मोड़ दिखाई देता है, जैसे कि नीचे की तरफ लगभग आधे हिस्से में एक किंक हो। वो स्टेप दरअसल हाइड्रोडायनामिक इंजीनियरिंग का कमाल है। जब फ्लाइंग बोट स्थिर होती है तो वो पानी में काफी गहराई तक तैरती है। जैसे ही पायलट टेक ऑफ के लिए थ्रॉटल बढ़ाता है, विमान पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे बहुत ज्यादा ड्रैग बनता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है, हुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हाइड्रोडायनामिक लिफ्ट पैदा करे। ये पानी से ऊपर उठकर सतह पर सिर्फ हुल के सामने वाले हिस्से के सहारे फिसलने लगता है। इसे स्टेप पर आना कहते हैं, और इससे पानी हुल से साफ साफ अलग हो जाता है, जिससे सक्शन और ड्रैग कम हो जाता है, ताकि प्लेन इतनी स्पीड पकड़ सके कि सच में उड़ सके। इस पूरी चीज को पलटने से बचाने के लिए, जो कि आप जानते हैं बहुत जरूरी है जब आप एक विशाल नाव को पूरी स्पीड पर चला रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये उड़ान भरेगी, आपको स्थिरता भी चाहिए। कुछ डिजाइन विंग टिप्स पर फ्लोट्स लगाते हैं, जबकि बोइंग 314 जैसे कुछ स्पॉन्सन्स का उपयोग करते थे, जो हुल से वाटर लाइन पर निकली पंख जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पानी में स्टेबलाइजर और यात्रियों के लिए बोर्डिंग प्लेटफॉर्म थे, जो अच्छी बात थी, लेकिन इस नौसैनिक वास्तुकला के साथ बड़ी समस्या भी थी। जो बातें फ्लाइंग बोट को पानी पर शानदार बनाती हैं, वही उसे हवा में खराब बना देती हैं। तेज वी आकार का हुल ज्यादा सतह और ड्रैग बनाता है। नीचे जो स्टेप है वो एयरफ्लो में टर्बुलेंस पैदा करता है। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्री लहरों से टकराने के लिए
जो भारी मजबूत संरचना चाहिए थी, वो जाहिर है बहुत बहुत भारी थी। भौतिकी के हिसाब से फ्लाइंग बोट अकार्यक्षम है। 1920 और 30 के दशक में ये समझौते जायज थे, क्योंकि तब दुनिया बहुत अलग थी। रनवे के आने से पहले की दुनिया। फ्लाइंग बोट लंबी दूरी की यात्रा का प्रमुख साधन क्यों बनी, ये समझने के लिए 20 और 30 के दशक की दुनिया को पायलट नहीं, इंजीनियर की नजर से देखना होगा। आज हम मानते हैं कि हर बड़े शहर के बाहर हजारों एकड़ मजबूत कंक्रीट की जमीन है, लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच ऐसा नहीं था। हवाई यात्रा अब भी घास के मैदानों से चल रही थी, जो डाक ले जाने वाले हल्के बाइप्लेन के लिए उपयुक्त था। अगर आप भारी लंबी दूरी का विमान बनाना चाहते थे जो 20 लोगों और टनों ईंधन को समुद्र पार ले जाए, तो इसके लिए बहुत लंबी व मजबूत रनवे चाहिए थी। उस बुनियादी ढांचे को बनाना जाहिर है कि महंगा और कठिन है। आपको जमीन खरीदनी पड़ती है, आपको पहाड़ों को समतल करना पड़ता है, आपको कुछ दलदल सुखाने पड़ते हैं, आपको लाखों टन कंक्रीट डालना पड़ता है। दूसरी ओर प्रकृति ने आपके लिए सभी जरूरी रनवे पहले ही बना दिए हैं। समुद्र, झीलें, नदियां। समुद्र समतल है और ये लगभग हर जगह है। मुझे लगता है, माफी के साथ, स्थल रुद्ध देशों के पास झीलें हैं। उस समय की महान शक्तियों के लिए इस तर्क का विरोध करना मुश्किल था। ब्रिटिशों के लिए फ्लाइंग बोट साम्राज्य को जोड़ने वाली गोंद थी। उन्हें लंदन, भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में डाक, राजनयिक और औपनिवेशिक प्रशासक भेजने होते थे। स्टीमशिप से यह काम हफ्तों लेता था, जबकि हवाई मार्ग के लिए दर्जनों अलग अलग देशों में लैंडिंग अधिकार और बुनियादी ढांचा चाहिए था। अगर आप फ्लाइंग बोट का इस्तेमाल करते, तो बुनियादी ढांचा पहले से तैयार था। साम्राज्य के अधिकतर बड़े शहर जैसे अलेक्जेंड्रिया, सिंगापुर और सिडनी बंदरगाह शहर थे। उनके पास पहले से ही बंदरगाह, कस्टम अधिकारी और नाव चालक दल थे। शॉर्ट एम्पायर फ्लाइंग बोट्स जैसी मशीनों के विकास को इसी ने प्रेरित किया। इंपीरियल एयरवेज और क्यूंटस ने इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ बनाने के लिए कमीशन किया था। वे दिन में सफर करने वाले 24 यात्री या 16 स्लीपर यात्री और 1.5 टन डाक लेकर एक बंदरगाह से दूसरे तक बिना पक्की हवाई पट्टी के उड़ते थे। पैन एम के जुआन ट्रिप के नेतृत्व में अमेरिकियों ने महासागरों पर प्रभुत्व के लिए वही तर्क अपनाया और स्टीमशिप्स को पीछे छोड़ अटलांटिक और प्रशांत व्यापारिक मार्गों पर कब्जा चाहा। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के पहले असली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अंदरूनी भूभाग के हब नहीं, बल्कि समुद्री टर्मिनल थे, जैसे सिडनी का रोज़बे। 1938 में फ्लाइंग बोट बेस बनने पर यह ऑस्ट्रेलिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। आयरलैंड के फॉइन्स का उदाहरण भी देखें। कुछ सालों तक शैनन मुहाने पर बसा यह छोटा बंदरगाह गांव विमानन जगत का केंद्र बन गया था। यह पैन एम के ट्रांस अटलांटिक क्लिपर्स के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार था। हीथ्रो या जेएफके के अस्तित्व में आने से पहले पश्चिमी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब काउंटी लिमरिक में एक गीला डॉक था, और उस समय यह पूरी तरह से समझ में आता था। अगर आपके पास समुद्री सभ्यता है जिसमें जहाज और बंदरगाह हैं, तो तैरते विमान जोड़ना शुरू से कंक्रीट की हवाई पट्टियों का वैश्विक जाल बनाने से कहीं ज्यादा आसान है। बिल्कुल, यह पूरा बिजनेस मॉडल एक खास शर्त पर निर्भर करता है कि दुनिया वे हवाई पट्टियां ना बनाए। जैसे ही कंक्रीट डाली जाती है, उड़ने वाली नाव का सबसे बड़ा फायदा तुरंत खत्म हो जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन पहले ग्लैमर का सुनहरा दौर। अगर आप उड़ने वाली नावों के युग की ऊंचाई समझना चाहते हैं, तो बोइंग 314 क्लिपर देखनी होगी। 1935 में पैन एम पहले ही मार्टिन M130 के साथ पैसिफिक पर उड़ान भर रहा था, जिसे चाइना क्लिपर के नाम से जाना जाता था। लेकिन पैन एम के बॉस जुआन ट्रिप के लिए यह काफी नहीं था। वो इससे भी बड़ा कुछ चाहते थे। वे पेलोड दोगुना करना, इतनी रेंज पाना चाहते थे कि अटलांटिक पैसिफिक दोनों पार कर सकें, और आराम इतना हो कि आलीशान समुद्री जहाज भी थोड़ा तंग लगे। बोइंग ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इस विशालकाय विमान के लिए जितनी लिफ्टिंग पावर चाहिए थी, उसे पाने के लिए उन्होंने शुरुआत से नहीं बनाया। उन्होंने अपने XB-15 प्रायोगिक भारी बम्बरशक के लिए तय किया गया विशाल पंख लिया कि उड़ान में उसमें घुसकर इंजन चेक कर सकते थे। खैर, उसमें उन्होंने नया डबल डेक फ्यूजलेज जोड़ा। 1938-1941 में सिर्फ 12 विशाल विमान बने, 9 पैन एम और 3 BOAC को मिले। कम संख्या के बावजूद ये इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। हम एक ऐसे विमान की बात कर रहे हैं जिसकी रेंज 3500 मील थी, 50,000 हिस्सों से बना था, 5 लाख रिवेटों और 11 मील लंबी वायरिंग लगी थी।
बोइंग 314 में प्रवेश करना जैसे किसी आर्ट डेको क्लब में कदम रखने जैसा था। इसका फ्यूजिलाज 11 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। वहां 5 पैसेंजर लाउंज, पुरुषों व महिलाओं के ड्रेसिंग रूम, गैली, क्रू क्वार्टर और अलग बैगेज रूम था। मुख्य आकर्षण डाइनिंग रूम था। यहां एक समय में 14 लोग बैठ सकते थे और साधारण प्लास्टिक ट्रे में चिकन या बीफ नहीं परोसा जाता था। सफेद जैकेट में वेटर क्रिस्टल ग्लास में वाइन परोसते थे जब विमान 8000 फीट ऊंचाई पर था। अगर आज के समय से तुलना करें तो सोचिए, आप एयरबस A320 में हैं। अब रायनेयर की असुविधाजनक सीटें और ऊपर के ओवरहेड हिस्से हटा दें और उस खाली ट्यूब में वही लाउंज फर्नीचर रखें जिस पर आप हम्फ्री बोगार्ट को मार्टिनी पीते हुए देखने की उम्मीद करें। बस आप क्लिपर के आइडिया के करीब हैं। रात को स्टुअर्ट सीटें मोड़कर बंक बना देते थे जिससे विमान स्लीपर बन जाता था। पीछे एक ब्राइडल स्वीट था, एक निजी केबिन जो विंस्टन चर्चिल जैसे वीआईपी की पसंदीदा जगह बन गया था। इन विमानों के रूट्स फ्लाइट प्लान से कम, एडवेंचर नॉवल से ज्यादा थे। ट्रांस पैसिफिक यात्रा 10 घंटे की उड़ान नहीं बल्कि 6 दिन की ओडिसी थी। आप सैन फ्रांसिस्को से निकलकर द्वीपों के रास्ते महासागर पार करते, होनोलुलु, मिडवे, वेक आइलैंड, गुआम, मनीला और अंत में हांगकांग। आप हमेशा रात में नहीं उड़ते थे। कभी कभी क्लिपर लैगून में उतरता था और यात्रियों को पैनम होटल ले जाया जाता था ताकि वे अगली सुबह यात्रा से पहले जमीन पर सो सकें। अमेरिका से यूरोप की पहली व्यावसायिक ट्रांस अटलांटिक उड़ान जून 1939 में हुई, जिसमें 17 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। टिकट कीमत $675 रिटर्न थी। आप एक घर की कीमत में उड़ान भर रहे थे, लेकिन उसी कीमत पर आपने इतिहास में जगह बना ली। 1943 में बोइंग 314 पहला विमान था जिसने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को कैसाब्लांका सम्मेलन में चर्चिल से मिलने ले गया। जर्मन पनडुब्बियों के खतरे की वजह से सीक्रेट सर्विस ने फैसला किया कि हवाई सफर समुद्री सफर से ज्यादा सुरक्षित था, जिससे क्लिपर की स्थिति यात्रा के सबसे बेहतरीन साधन के रूप में मजबूत हो गई। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते ही सेना ने क्लिपर्स कब्जे में ले लिए और यात्रियों की जगह अब जनरल और सैनिक आ गए। 1941 के अंत से 1944 तक इन 12 विमानों ने लगभग 1 करोड़ मील उड़ान भरकर मित्र देशों के लिए तेज रफ्तार रसदकड़ी का काम किया, पर इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी। समुद्र नावों पर भी बेरहम हो सकता है। 1943 में यांकी क्लिपर टैगस नदी में उतरते समय लिस्बन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 24 लोग, जिनमें युद्ध संवाददाता बेंजामिन रॉबर्टसन भी थे, मारे गए। गायिका जेन फ्रीमैन को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह बच गईं। यह घटना याद दिलाती है कि सारी विलासिता के बावजूद ये मशीनें अपेक्षाकृत नाजुक थीं और ऐसी सतह पर उतर रही थीं जो लगातार हिलती थीं। 1945 में युद्ध खत्म होते होते बचे क्लिपर्स दसियों लाख मील उड़ चुके थे। जिस युद्ध में उन्होंने मदद की, उसी ने विमानन तकनीक को दशकों आगे बढ़ाया। 1946 तक ये भारी भरकम दिग्गज डायनासोर समझे जाने लगे थे। दुनिया अब गति के लिए तैयार थी और क्लिपर पीछे छूटने वाला था। ब्रिटिश साम्राज्य की नावें जहां अमेरिकी समुद्र जीतने के लिए बड़े क्लिपर बना रहे थे, वहीं ब्रिटिश लोग अलग तरीका अपना रहे थे। उन्हें एक ऐसे साम्राज्य को जोड़ना था जो दुनिया के चौथाई हिस्से में फैला था। उनका जवाब था शॉर्ट S-23 एम्पायर फ्लाइंग बोट, जिसे 1930 के दशक में इंपीरियल एयरवेज के लिए कमीशन किया गया था और इसका नाम भी खास था। ये सी क्लास बोट्स थीं, साम्राज्य के उड़ने वाले यॉट। ये बोइंग 314 से छोटी थीं, पर विशाल आकार की कमी इन्होंने दक्षता से पूरी की। इन्हें करीब 24 यात्री या सोने की बर्थों के साथ सिर्फ 16 यात्री व 1.5 टन डाक ले जाने को बनाया गया था। उस समय के अंदरूनी विवरण अपनी भव्यता में लगभग हास्यजनक हैं। मार्केटिंग सामग्री में उद्धरण के अनुसार किसी भी विमान में अब तक तैयार किए गए सबसे शानदार सैलून का दावा किया गया था। उन्होंने वहां सैलून शब्द इस्तेमाल किया, कैबिन नहीं। वहां स्मोकिंग कैबिन, प्रोमेनेड डेक और स्टुअर्ड की पैंट्री थी ताकि चाय गर्म रहे। इस नेटवर्क ने वैश्विक यात्रा बदल दी और ऑस्ट्रेलिया पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा। आज सिडनी में आप किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट बॉटनी बे के पास पर उतरते हैं। 1938 में ऑस्ट्रेलिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिडनी हार्बर का रोज बे था। 5 जुलाई 1938 को ऑस्ट्रेलियाई विमानन का स्वर्णिम युग शुरू हुआ, जब प्रसिद्ध कंगारू रूट की शुरुआत हुई। सिडनी से लंदन जाना 9 दिन लगता था।
ये हमें बहुत कष्टदायक लगता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इसका विकल्प था स्टीमशिप से यात्रा, जिसमें 6 हफ्ते लगते थे। क्वांटस ने सिडनी सिंगापुर यात्रा 3 दिन में की। इंपीरियल एयरवेज ने लंदन तक सफर संभाला। आइए स्पष्ट करें कि उन 16 स्लीपिंग बर्थों में वास्तव में कौन था। यह जन परिवहन नहीं था। यात्री सूची में मुख्य रूप से उपनिवेशी प्रशासक, उच्च पदस्थ राजनेता, कॉरपोरेट टाइकून और आम अमीर लोग शामिल थे। किराए बहुत ज्यादा थे। इन मार्गों पर उड़ान का मकसद पैसे नहीं, समय बचाना था, जिसके लिए भारी रकम देनी पड़ती थी। आज की सस्ती एयरलाइंस उड़ती बसें हैं, जबकि साम्राज्य के विमान उड़ती पुलमैन कारों जैसे थे, जिनमें बटलर होता था। वे युद्ध से पहले की ब्रिटिश शक्ति की चरम अभिव्यक्ति थे, धीमे, आरामदायक और पूरी तरह से अभिजात वर्ग के लिए। फाइनस, एक गांव जो दुनिया के केंद्र में है। शायद इस अजीब और क्षणिक युग का सबसे अच्छा प्रतीक आयरलैंड के शैनन मुहाने पर बसे फॉयनस गांव है। 1937 से 1945 के बीच एक छोटे से समय के लिए यह छोटा और शांत बंदरगाह विमानन जगत का केंद्र बन गया था। फ्लाइंग बोट्स न्यूयॉर्क से लंदन तक बिना रुके माल के साथ उड़ान नहीं भर सकती थीं, इसलिए फॉयनस को पड़ाव बनाया गया। ये ट्रांस अटलांटिक दिग्गजों का यूरोपीय टर्मिनल बना। जुलाई 1939 में पैन एम का यांकी क्लिपर बंदरगाह के पानी में उतरा, जिसने अमेरिका से यूरोप की पहली व्यावसायिक यात्री उड़ान पूरी की। इसमें 17 यात्री और 12 क्रू थे। उन्होंने $337 में एक तरफा टिकट लिया ताकि वे उस गांव पहुंच सकें जो कुछ समय पहले तक अपने कोयला आयात के फौर ही सबसे ज्यादा जाना जाता था। कुछ वर्षों तक फोइन्स अंतर्राष्ट्रीय मिलन स्थल बन गया था, जहां फिल्मी सितारे, राजनयिक, शरणार्थी और जासूस एक ही छोटे टर्मिनल से गुजरते थे। साथ ही एक मजेदार किवंती है। कहते हैं कि एक कड़ी सर्दी की रात में खराब मौसम के कारण उड़ान लौट आई थी। यात्री ठंडे, थके और भीगे हुए थे। टर्मिनल रेस्तरां के शेफ, जो शेरिडन ने सोचा कि उन्हें चाय से कुछ ज्यादा ताकतवर चीज चाहिए, तो उन्होंने कॉफी बनाई, उसमें थोड़ा चीनी और विस्की मिलाई और ऊपर से थोड़ा क्रीम डाल दिया। एक अमेरिकी यात्री ने पूछा, यह क्या है? शेरिडन ने कहा, यह आयरिश कॉफी है। शायद यह सिर्फ एक किंवदंती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि यही यात्रा का स्थायी भविष्य है, जहां आकर्षक उड़ने वाले जहाज सुंदर बंदरगाहों में रुककर यात्रियों को विस्की से गर्म करते हैं। लेकिन यह सुनहरा युग एक दशक से थोड़ा ही ज्यादा चला। वही युद्ध जिसने वीआईपी को फोयंस लाया, विमानन को इतना औद्योगिकृत करने वाला था कि उड़ने वाली नावें मानचित्र से गायब हो गईं। युद्ध ने उन्हें अपरिहार्य कामकाजी विमान बना दिया, लेकिन इसी ने उनके विनाश की शुरुआत भी कर दी। ये भरोसेमंद कामकाजी विमान अब खतरे में था। 1939 में युद्ध शुरू होते ही एम्पायर फ्लाइंग बोट्स की सिल्वर सर्विस की दुनिया बदल गई। ब्रिटिश सेना ने शॉर्ट एम्पायर के डिजाइन में बदलाव कर हुल को और गहरा किया, बम्बे और मशीन गनें जोड़ी, जिससे शॉर्ट सुंदरलैंड बना। अगर एम्पायर बोट उड़ता होटल था, तो सुंदरलैंड तैरने वाला उड़ता किला था। 1938 में सेवा में आने के बाद 700 से अधिक मशीनें बनी, जो द्वितीय विश्व युद्ध और 50 के दशक के अंत तक आरएएफ व मित्र देशों की वायु सेनाओं में रहीं। वे समुद्री गश्त के लिए खास तौर पर अनुकूलित थे। इन मिशनों में अटलांटिक में 10-13 घंटे गश्त करनी होती थी, इसलिए संडरलैंड में जो सुविधा थी वो लैनकास्टर या B-17 में नहीं थी। इसमें गर्म खाना बनाने के लिए 2 केरोसिन स्टोव वाली एक छोटी रसोई थी और ड्यूटी से मुक्त क्रू के सोने के लिए बंक थे। इसमें यॉट स्टार पोर्सलिन टॉयलेट और छोटी ऑनबोर्ड मशीन शॉप थी, जिससे इंजीनियर्स मिशन के दौरान पार्ट्स बना और ठीक कर सकें। काफी शानदार है, लेकिन पोर्सलिन टॉयलेट धोखा दे सकता है। ये वाकई एक हथियार था। संडरलैंड में भारी कवच और डिफेंसिव टरेट्स थे, नाक, पिछला और ऊपरी हिस्सा। इसे गिराना इतना कठिन था कि जर्मन लुफ्टवाफे पायलटों ने इसे फ्लाइगेंडस कहा। जर्मन में इतना लंबा क्यों? शायद स्टाच शेल्चस्वीन या अंग्रेजी में द फ्लाइंग पॉर्क्यूपाइन, जो मुझे पहले ही कहना चाहिए था। संडरलैंड यू बोट बेड़े के लिए अभिशाप साबित हुआ। जुलाई 1940 में एक आरएएफ संडरलैंड ने उस विमान प्रकार की पहली बिना सहायता वाली यू बोट गिराने की सफलता दर्ज की। युद्ध के दौरान उन्होंने मिड अटलांटिक के ऊपर कई थकाऊ उड़ानें भरीं, पेरिस्कोप की लहर खोजते रहे। उन्होंने नॉर्थ सी की बर्फीली लहरों में टॉर्पीडो से डूबे जहाजों के क्रू को बचाया, जहां कमजोर विमान टूट सकते थे। वे अटलांटिक की लड़ाई का सबसे भरोसेमंद सहारा थे,
जिन्होंने साबित किया कि फ्लाइंग बोट ऐसी मार झेल सकती है जिससे लगभग कोई भी दूसरा विमान उड़ान भरने लायक न रहे। ब्रिटिशों के पास संडरलैंड था, जबकि अमेरिकियों ने मित्र देशों को PBY कैटालिना दी, जो युद्ध का हर काम आने वाला विमान थी। ये आकार में छोटा, धीमा लेकिन बहुत मजबूत था। इसका उपयोग काफिले की सुरक्षा और प्रशांत महासागर से एडमंड को निकालने में हुआ। कैटालिना की सबसे प्रसिद्ध भूमिका युद्ध नहीं, बल्कि डबल सनराइज सर्विस नामक गुप्त जीवन रेखा थी। 1943 में जापानी विस्तार से दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हवाई संपर्क टूट गया और कंगारू रूट समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण संचार बनाए रखने के लिए क्यूटस ने कैटालिना विमानों से सीलोन, अब श्रीलंका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच गुप्त मार्ग पर संपर्क फिर से बहाल किया। ये इतिहास की सबसे लंबी बिना रुके व्यावसायिक उड़ान थी, जिसने हिंद महासागर पर 3500 मील से अधिक की दूरी तय की। कैटालिना विमान में इतना अधिक ईंधन था कि बाकी सब चीजें निकालनी पड़ी। वहां लग्जरी सीटें, साउंड प्रूफिंग नहीं थी और राजनयिक डाक व 3 तंग बैठे यात्रियों के अलावा शायद ही कोई पेलोड क्षमता थी। ये उड़ानें आमतौर पर बिना रुके 30 से 33 घंटे तक चलती थीं। वो 33 घंटे शोरगुल वाली, बिना दबाव की धातु ट्यूब में बीतते थे, जो लगातार कांपती थी और 5000 फीट से ऊपर नहीं जाती थी। जापानी लड़ाकू विमानों से बचने के लिए रेडियो साइलेंस था, जिससे नेविगेशन सहायता नहीं थी। क्रू रात में तारों के सहारे और दिन में अनुमान लगाकर रास्ता तय करते थे, दोनों ओर युद्ध के बीच, अंधेरे समुद्र के ऊपर उथल-पुथल में झूलते हुए। इस सेवा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लंबी उड़ान में यात्री और क्रू 2 बार सूर्योदय देख लेते थे। इस कठिन यात्रा से बचने वालों को डबल सनराइज के सीक्रेट ऑर्डर का प्रमाण पत्र मिलता था। ये विमानन इतिहास की सबसे बड़ी सहनशक्ति की उपलब्धियों में से एक बनी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब आपके पास कोई और विकल्प ना हो तो आप एक फ्लाइंग बोट के साथ क्या कर सकते हैं। हमें इसका ज्यादा महिमामंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध ने इन मशीनों की कमजोरियां उजागर कर दीं और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। 1945 तक प्रसिद्ध मार्टिन M130 चाइना क्लिपर के सभी 3 विमान, जिन्होंने इस विशेष मार्ग की शुरुआत की थी, खत्म हो चुके थे। एक बिना निशान गायब हुआ, एक पहाड़ से टकरा दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक लैंडिंग पर टूट गया। लिस्बन का यांकी क्लिपर हादसा भी एक और भयावह उदाहरण था। देखिए, जब आप 40 टन की धातु को 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पानी पर उतारते हैं तो गलती की गुंजाइश बेहद कम होती है। लहर या पानी में डूबी लकड़ी से टकराना सड़क के गड्ढे से टकराने जैसा नहीं है, वाकई में बहुत बुरा होता है। युद्ध के अंत में उड़ने वाली नावों ने जीवन रेखा, बॉम्बर, कुरियर और बचाव जहाज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी की, लेकिन युद्ध ने दुनिया को इतना बदल दिया था कि अब उनका अस्तित्व बनाए रखना बहुत मुश्किल होने वाला था। धरती का बुनियादी ढांचा बदल चुका था और उड़ने वाली नाव एक बेघर नायक बनने वाली थी। युद्ध के बाद के दिग्गज और धीमी गिरावट। अगर युद्ध से पहले का दौर स्वर्ण युग था, तो युद्ध के तुरंत बाद का समय डायनासोर का युग था। ये वो समय था जब इंजीनियर अपनी महत्वाकांक्षा में डूबकर बदलती दुनिया को देखकर कहते थे, हमें सिर्फ और भी बड़ी नाव चाहिए। इस इनकार की चरम मिसाल थी सॉन्डर्स रो SR-45 प्रिंसेस, जो 1950 के दशक की शुरुआत में उड़ाई गईं और अब तक की सबसे बड़ी पूरी तरह धातु से बनी उड़ने वाली नाव थी। ये मशीन अपनी खूबसूरती और जटिलता से हैरान कर देती थी। इसमें डबल बबल प्रेशराइज्ड हल, विशाल ट्रिपल टेल और इतने बड़े पंख थे कि वे एक गांव को छाया दे सकते थे। इस विशालकाय मशीन को पानी से उड़ाने के लिए इसमें 10 ब्रिस्टल प्रोटियस टर्बोप्रॉप इंजन लगे थे। इसे ट्रांस अटलांटिक यात्रा के लिए शानदार लग्जरी लाइनर बनाया गया था, जो 100 से ज्यादा यात्रियों को दबावयुक्त आरामदायक कैबिन में ले जा सकता था। लेकिन इसमें एक समस्या थी। 1952 में प्रिंसेस ने पहली उड़ान भरी, लेकिन तब तक वो दुनिया जिसके लिए उसे बनाया गया था खत्म हो चुकी थी। युद्ध में विमानन बदल गया था। हर जगह लंबे कंक्रीट रनवे वाले हवाई अड्डे बन गए। नई जेट एयरलाइनर जैसे डी हैविलैंड कॉमेट तेज थीं, ऊंचाई पर उड़ती थीं और उन्हें समुद्र की जरूरत नहीं थी। प्रिंसेस एक समस्या का हल थी। हम बड़े विमानों को कहां उतारें, जिसका समाधान पहले ही कंक्रीट से हो चुका था। 3 एयरफ्रेम बनाए गए थे। किसी विमान ने अब तक किराया देने वाला यात्री नहीं ले जाया। वे बस स्टोरेज में रखे रखे बेकार पड़े रहे, जबकि संभावित खरीदार उनकी जांच परख करने आते थे। हालांकि मुझे लगता है कि वहां असल में टायर होते ही नहीं। यही तो पूरी बात है।
परमाणु मार्ग और अमेरिकी नौसेना की रुचि की अफवाहें थीं, लेकिन कुछ ठोस नहीं हुआ। जब वर्षों बाद आखिरकार कोई गंभीर प्रस्ताव आया, तब तक ब्रिटेन की नम हवा असर कर चुकी थी। जंग ने बेकार पड़े जहाजों के ढांचे को खा लिया था, जिससे वे असुरक्षित हो गए थे। उन तीनों को कबाड़ में बेच दिया गया। एक विमानन लेखक ने कहा था, उड़ने वाली नावों का युग खत्म हो गया था। और हम दिग्गजों की बात करते समय हार्वर्ड ह्यूजेस, HR हरक्यूलिस, जिसे स्प्रूस गूस के नाम से भी जाना जाता है, का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं कर सकते। मैंने विमान की कप्तान कुर्सी पर बैठने का अनुभव किया है। वह शानदार था। वो बहुत विशाल है। कप्तान की कुर्सी आम आकार की है। मैं विमान की बात कर रहा हूं। वो प्रिंसेस से भी बड़ा था, ज्यादातर लकड़ी से बना था और 1947 में सिर्फ एक बार लगभग 1 मिनट के लिए उड़ा था। ये उस युग का सबसे बड़ा प्रतीक है, एक रिकॉर्ड तोड़ इंजीनियरिंग उपलब्धि जो पानी से बाहर आते ही अप्रासंगिक हो गई। 50 के दशक तक बड़ी नाव बनाना कोयला चालित महासागरीय जहाज लॉन्च करने जैसा था, जब पहले जेटलाइनर और कंटेनर जहाज क्षितिज पर दिखने लगे। मेरा मतलब है, आप कारीगरी की सराहना कर सकते हैं, पर शायद इसमें निवेश नहीं करेंगे। उड़ने वाली नाव अचानक नहीं गायब हुई, बल्कि धीरे धीरे किनारे चली गई। जहां बड़े असफल रहे, वहां युद्ध से बचे विमान सेवा में बने रहे। कई सैन्य शॉट संडरलैंड विमानों को नागरिक एयरलाइनर में बदलकर हाइट्स और सैंड्रिंगम्स नाम दिया गया। उनकी बंदूक टरेट्स हटाकर आरामदायक सीटें लगाई गईं और उन्हें कम रनवे वाले रास्तों पर भेजा गया। वे दक्षिण प्रशांत में किंवदंती बन गए। TEAL यानी टैस्मान एम्पायर एयरवेज लिमिटेड ने इन विमानों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताहिती फिजी के द्वीपों तक 60 से 70 के दशक तक उड़ाया। इन प्रशांत क्षेत्रों में कोरल एटोल पर रनवे बनाना मुश्किल था, इसलिए फ्लाइंग बोट ही राजा थी। लेकिन मुख्य धारा में उनका समय खत्म हो गया था। सिडनी के रोज बे में 1938 में जिस सुनहरे युग की इतनी धूमधाम के साथ शुरुआत हुई थी, वो 1950 के दशक की शुरुआत तक प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका था। सस्ते, तेज और ज्यादा दक्ष स्थलीय विमानों ने प्रतिष्ठित लंदन मार्ग पर कब्जा कर लिया। फ्लाइंग बोट्स सिर्फ द्वीपों तक सीमित रह गईं। तो अगर वे प्रशांत महासागर में उपयोगी थीं, तो मुख्य धारा की विमानन से क्यों गायब हो गईं? आज हम हडसन नदी पर क्यों नहीं उतरते? आखिर फ्लाइंग बोट का अंत किस वजह से हुआ? ठीक है, हमने तय किया कि फ्लाइंग बोट्स आकर्षक, युद्ध में वीर और कभी-कभी डरावनी थीं। जब वे दुर्घटनाग्रस्त होती थीं, हमने यह स्थापित कर लिया है कि वे कहीं भी उतर सकती थीं और वे विलासिता की चरम सीमा थीं। लेकिन अगर आप आज किसी हवाई अड्डे पर जाते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि वहां फ्लाइंग बोट्स की कमी है। समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें हत्या के हथियारों को देखना होगा, क्योंकि यह हजारों चोटों से हुई मौत थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिकी, रसायन शास्त्र और निर्मम आर्थिक यथार्थ शामिल थीं। पहला मुख्य कारण रनवे है। फ्लाइंग बोट इसलिए बनी थी क्योंकि दुनिया भर में लंबा, सपाट रनवे बनाना असंभव या बहुत महंगा था। 1935 में यह बात बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर वो छोटी सी चीज आई जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। फ्लाइंग बोट की खासियत कि उसे रनवे नहीं चाहिए था, सिर्फ 6 साल में खत्म हो गई थी। हवाई यात्रा के इतिहास में एक बहुत बार दोहराई जाने वाली भावना इसे पूरी तरह से बयां करती है। युद्ध ने बमवर्षकों के साथ रनवे बनाए, लेकिन जैसे ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वे रनवे अचानक यात्री विमानों के लिए उपलब्ध हो गए। अगर आप शहर के केंद्र से 5 मील दूर एयरफील्ड पर उतर सकते हैं, तो बंदरगाह में ज्वार भाटे और छोटी सहायक नावों के झंझट से जूझने की जरूरत नहीं। लेकिन भौतिकी में ड्रैग की समस्या आती है। जब कोई भी वस्तु पानी में चलती है, तो वह लहरें उत्पन्न करती है। एक आगे की लहर, बो वेव, और एक पीछे की लहर, स्टर्न वेव। जैसे जैसे आप गति बढ़ाते हैं, ये लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। आखिरकार आप एक स्थिति पर पहुंचते हैं जिसे हल स्पीड कहते हैं, जहां लहर की लंबाई आपके जहाज के हल की लंबाई के बराबर हो जाती है और ड्रैग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप खुद बनाई खाई में फंस जाते हैं। इससे तेज जाने के लिए पानी की सतह पर फिसलना पड़ता है और हल को पानी से ऊपर उठाना पड़ता है। इसीलिए फ्लाइंग बोट्स के हल में स्टेप होता है, जो सक्शन तोड़कर विमान को स्पीड बोट की तरह सतह पर फिसलने देता है और टेक ऑफ में मदद करता है। लेकिन जब आप उड़ रहे होते हैं, तो यह बिल्कुल बेकार है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप तैराकी के पूल में एक कास्ट आयरन बाथटब को धक्का देते हुए दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि अगर आप बाथटब को काफी तेज धक्का दें, तो वह हाइड्राप्लेन कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसे पानी से बाहर उठाते हैं और उसके साथ दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप अब भी एक भारी बाथटब ही उठा रहे हैं, है ना? हवा में
वह नाव के आकार का ढांचा एक आपदा है। वह भारी है, वह वायुगतिकीय नहीं है। वी कार की तेज बनावट लहरों को काटती है और अतिरिक्त सतह क्षेत्र बनाती है, जिससे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होता है। टेक ऑफ में मदद करने वाला स्टेप हवा में पीछे अशांति बनाता है। स्थिरता के लिए स्पॉन्सन या विंग टिप फ्लोट्स और ड्रैग बढ़ाते हैं। फिर रसायन शास्त्र की बात होती है। नमकीन पानी में एल्यूमीनियम मशीनरी चलाना बेहद मुश्किल है। यह एल्यूमीनियम की बाहरी परतों को खा जाता है, कंट्रोल केबलों को जाम कर देता है और लगभग हर चीज को सड़ा देता है। फ्लाइंग बोट का रखरखाव जमीन पर चलने वाले विमान से ज्यादा होता है। इन्हें बार बार धोना और हर बार पानी छूने पर हुल की जंग जांचनी पड़ती है। हमने ये सॉन्डर्स रो प्रिंसेस प्रोटोटाइप्स के साथ देखा। वे सेवा में नहीं आए, लेकिन स्टोरेज में रहने से नम और खारी हवा ने एयर फ्रेम्स को इतना जंग लगा दिया कि वे कबाड़ बन गए। आज भी कैनेडायर CR-415 जैसे आधुनिक वाटर बॉम्बर्स को महंगे जंगरोधी मटेरियल से बनाना और सख्त धुलाई चक्र अपनाना जरूरी है। चौथा घातक कारक पर्यावरण है। समुद्र कोई ऐसा रनवे नहीं है जो आपके काबू में हो। कंक्रीट पट्टी अनुमानित चिकनी होती है, जिस पर पानी या बर्फ हटाई जा सकती है और लाइट्स लगाई जा सकती हैं। ये कल जितनी लंबी थी, आज भी उतनी ही लंबी है। लेकिन पानी के साथ ऐसा कुछ भी सच नहीं है। फ्लाइंग बोट ऑपरेशंस समुद्र की स्थिति, लहरों की ऊंचाई और स्वेल पर निर्भर हैं। ज्यादा ऊंची लहरों पर उड़ान संभव नहीं। अगर समुद्री उफान बहुत ज्यादा हो तो उतर नहीं सकते। आप अटलांटिक पार 3000 मील उड़ सकते हैं, लेकिन फोएंस बंदरगाह में 6 फुट ऊंची लहरें होने पर लैंड नहीं कर सकते। चीन के AG-600 जैसे आधुनिक डिजाइन 2 मीटर ऊंची लहरों में भी काम करने के लिए मशहूर है। और यह सुनने में तो प्रभावशाली लगता है, लेकिन जब आप समझते हैं कि खुले समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें तो बस आम सी बात होती हैं, तब बात अलग हो जाती है। मगर असली झटका, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकी, आर्थिक पक्ष था। आखिरकार विमानन एक व्यापार है। फ्लाइंग बोट मॉडल की नींव कमी और विलासिता पर रखी गई थी। बोइंग 314 में 74 लोग या स्लीपर व्यवस्था में 40 यात्री यात्रा कर सकते थे। ये लगभग 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता था। इसमें बड़ा क्रू था, बहुत ईंधन जलाता था और कहीं पहुंचने में कई दिन लगते थे। युद्ध के बाद स्थलीय विमान लॉकहीड कॉन्स्टेलेशन, DC-6 और फिर बोइंग 707 जैसे जेट विमानों ने स्थिति बदल दी। वे ज्यादा लोगों को ले जाते थे, दोगुनी रफ्तार से उड़ते थे और ये सब बहुत कम वायु प्रतिरोध के साथ करते थे। रफ्तार ही पैसा है। अगर एक जेट न्यूयॉर्क से लंदन 7 घंटे में उड़ सकता है, तो वो उसी दिन वापस लौट सकता है। एक फ्लाइंग बोट 20 घंटे में पहुंचती है और कई दिन वहीं रुकती है। एयरलाइंस ने अभिजात वर्ग को कुछ गिने चुने अति आलीशान टिकट बेचने से हटकर मध्यम वर्ग को सैकड़ों इकोनॉमी टिकट बेचना शुरू किया। फ्लाइंग बोट पहली मॉडल के लिए अच्छी, दूसरी के लिए खराब थी। वे 1930 के दशक के कॉनकॉर्ड थे। ये मशीनें अद्भुत थीं, इंजीनियरिंग की जीत और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक थीं। लेकिन अंत में वे उस उद्योग में टिक नहीं पाईं जो प्रति उपलब्ध सीट मील लागत को लेकर जुनूनी हो गया था। गैर तकनीकी कारकों को न भूलें। फैशन, राजनीति। 50 के दशक में आधुनिकता का मतलब था चिकना जेट, चमचमाता नया हवाई अड्डा और सुंदर कांच का टर्मिनल। गीले घाट पर लगने वाली भारी नाव बीते जमाने की चीज लगती थी। जंग। बड़े शहरों में जल किनारे की जमीनें अब रियल एस्टेट के लिए कीमती हैं, सी प्लेन टर्मिनलों के लिए नहीं। पड़ोसी नहीं चाहते थे कि 4 रेडियल इंजन समुद्र तल पर गरजें। वे चाहते थे कि विमान एयरपोर्ट पर हो, शहर के केंद्र से दूर। तो फ्लाइंग बोट ने अपना एकमात्र बड़ा फायदा खो दिया, रनवे की कमी, जबकि उसके सारे नुकसान बने रहे। ड्रैग, वजन, जंग लगना और मौसम पर निर्भरता। ये एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जहां रफ्तार और दक्षता सबसे अहम थीं, और इसके पास सिर्फ शानो शौकत और पुरानी यादें ही बची थीं। बचे हुए आधुनिक फ्लाइंग बोट्स और उभयचर विमान। लेकिन फ्लाइंग बोट असल में मरी नहीं, उसने बस अपना पेशा बदल लिया। उसने टक्सीडो उतार मजदूर की जैकेट पहन ली और बिना रनवे वाले इलाकों, जलते जंगलों, विवादित समुद्रों में काम करने चला गया। आज फ्लाइंग बोट को काम करते हुए देखने के लिए आपको न्यूयॉर्क के लग्जरी टर्मिनल नहीं, बल्कि भूमध्य सागर या उत्तरी अमेरिका की जंगल की आग पर जाना होगा। यह सुपर स्कूपर खासकर कनाडायर CL-415 90 के दशक में खासतौर पर अग्निशमन विमान के रूप में बनी थी और वाकई जबरदस्त है।
ये टैंक भरने के लिए लैंड नहीं करती, ये पानी की सतह को छूकर फिर उड़ जाती है। पायलट विमान को लगभग 70 नॉट्स की रफ्तार से झील या समुद्र पर नीचे लाता है, लहरों के ऊपर से उड़ते हुए, जबकि अंदर लगे प्रॉब्स सिर्फ 12 सेकंड में 6000 लीटर से ज्यादा पानी यानी लगभग 1600 गैलन भर लेते हैं। फिर इंजन ताकत बढ़ाकर ऊपर उठता है और पानी आग पर गिरा देता है। करीब 95 विमान बनाए गए जो फ्रांस, इटली, ग्रीस आदि में सेवा में हैं। ये इतने प्रभावी हैं कि डी हेविलैंड कनाडा अब इसका आधुनिक उत्तराधिकारी DHC 515 फायर फाइटर विकसित कर रहा है। इसमें अपडेटेड एवियोनिक्स और सिस्टम्स हैं और नई मशीन को एक 4 घंटे के मिशन में 70 से 80 बार पानी गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। योजना है कि 2027 तक उड़ान शुरू हो और 2028 में डिलीवरी, जिससे साबित होता है कि आग लगने पर सबसे अच्छा रनवे आसपास की झील है। और अगर आप उन विमानों के बारे में एक वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, तो शायद हम वैसे भी बना ही लेंगे। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कनाडाई लोग भरोसेमंद कामकाजी विमान बना रहे हैं, तो चीनी लोग विशालकाय विमान बना रहे हैं। 2025 में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना या एविक को AG600 कुनलोंग के लिए टाइप सर्टिफिकेट मिला। यह चीज बहुत विशाल है, 53 टन से ज्यादा के टेक ऑफ वजन और लगभग 39 मीटर के विंग स्पैन के साथ इसका आकार लगभग बोइंग 737 या एयरबस A320 के बराबर है। चीन इसे दुनिया का सबसे बड़ा चालू उभयचर विमान बताता है। ओह माय गॉड, एक 737। वो झील पर उतरने वाला बड़ा विमान है जो 12 टन पानी भर सकता है और जल बमवर्षक की तरह काम कर सकता है। लेकिन इसकी असली अहमियत रणनीतिक है। इसे समुद्री खोज और बचाव के लिए डिजाइन किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, दक्षिण चीन सागर के विशाल विवादित जल क्षेत्रों की निगरानी के लिए। ये 2 मीटर ऊंची लहरों वाले समुद्र में भी काम कर सकता है, जिससे ये दूर दराज के द्वीपों तक आपूर्ति पहुंचा सकता है या हेलीकॉप्टर की पहुंच से कहीं आगे फंसे नाविकों को बचा सकता है। ये साबित करता है कि खास भूमिका में बड़ा फ्लाइंग बोट आज भी महत्व रखता है। फ्लाइंग बोट ने खिलौने के रूप में भी नई जिंदगी पाई है। आइकॉन एयरक्राफ्ट जैसी कंपनियों ने एक 5 लाइट स्पोर्ट एम्फीबियन की 200 से अधिक यूनिट्स बनाई हैं। ये विमान दक्षता या रेंज के बारे में नहीं है, ये बस मजे के लिए हैं। ये आसमान के जेट स्की हैं जिन्हें वीकेंड पायलट्स के लिए बनाया गया है ताकि वे किसी शांत खाड़ी में उतरकर थोड़ा पिकनिक मना सकें। इस साइज में अतिरिक्त ड्रैग और वजन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस अच्छा समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी अतीत हमें याद दिलाता है कि पुराने दिग्गज कितने प्रभावशाली थे। फिलीपीन मार्स द्वितीय विश्व युद्ध की आखिरी फ्लाइंग बोट्स में से एक ने रिटायरमेंट से पहले सैन फ्रांसिस्को बे की आखिरी हाई प्रोफाइल उड़ान पीमा एयर एंड स्पेस म्यूजियम के लिए भरी। 117 फुट लंबा और 76,000 पाउंड वजनी इस लेविथान को आधुनिक बंदरगाह में टैक्सी करते हुए देखना एक अवास्तविक अनुभव है। क्या हम फ्लाइंग बोट्स के पुनर्जागरण के करीब हैं? क्या हम फिर से रनवे छोड़कर बंदरगाहों की दुनिया में लौटेंगे? खैर, आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जवाब है नहीं, ठीक नहीं। लेकिन यह विचार एक बहुत ही अजीब और बहुत ही आधुनिक रूप में वापस आ रहा है। अब सी ग्लाइडर का कॉन्सेप्ट है जिसे रीजन जैसी कंपनियां बढ़ा रही हैं। ये 1930 के फ्लाइंग बोट्स जैसे नहीं हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक वाहन ग्राउंड इफेक्ट का फायदा उठाते हैं। ये पूरी तरह से पानी के ऊपर 3 मोड्स में चलते हैं। कम स्पीड पर ये नाव की तरह अपने हुल पर तैरते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, ये हाइड्रोफॉइल्स पर उड़ जाते हैं और लहरों को चीरते हुए चलते हैं। और तेज रफ्तार पर ये पूरी तरह से ऊपर उठ जाते हैं। सतह से कुछ मीटर ऊपर हवा के कुशन पर उड़ते हैं। इनका आइडिया बहुत होशियार है, जो विमान की स्पीड और नाव की सुविधा को जोड़ता है। इसमें रनवे नहीं, सिर्फ डॉक चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे असली फ्लाइंग बोट के कॉन्सेप्ट को लेकर कहना, ठीक है, मान लिया। हम मानते हैं कि फिजिक्स हमें सजा देती है जब हम भारी नाव जैसी बॉडी के साथ ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ऊंचा नहीं उड़ेंगे। हम बस पानी के ऊपर तेज और सस्ते में चलेंगे। पर सोचें, क्या ये बोइंग 777 या एयरबस A350 की जगह ले सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लंबी दूरी के पानी के ऊपर यात्रा का बाजार पूरी तरह जेट विमानों के कब्जे में है और इसकी वजह भी है। बड़े पैमाने की लागत, दक्षता, रफ्तार और वैश्विक हवाई अड्डा नेटवर्क की जबरदस्त कार्यकुशलता के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। आप फिर से वो दिन नहीं देखेंगे जब प्रशांत महासागर पार करने में 6 दिन लगते थे, चाहे लिनन की मेजपोश कितनी भी अच्छी क्यों न हो।
हालांकि फ्लाइंग बोट कहीं नहीं जा रही है, ये बस एक स्थायी महत्वपूर्ण जगह में अपनी जगह बना रहा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ता है और जंगलों में आग और भी भयानक होती जाती है, वैसे वैसे DHC 515 जैसे उभयचर वाटर बॉम्बर्स की मांग और बढ़ने वाली है। तटीय शहरों और हवाई अड्डों में बढ़ती भीड़ के साथ हवाई अड्डे के रनवे को दरकिनार कर सीधे बंदरगाह में उतरने का विचार, चाहे सी ग्लाइडर में हो या छोटे उभयचर विमान में, काफी आकर्षक लगने लगता है। हम इतने सारे नए डिजाइन देख रहे हैं, चीनी AG 600, कनाडाई फायर फाइटर या इलेक्ट्रिक स्कीमर। इससे लगता है कि यह विचार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्लिपर युग की वापसी संभव नहीं है। हम पानी पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। देखने के लिए धन्यवाद।